कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंसा की आग में झुलसते मणिपुर के 2 दिनों के दौरे पर इम्फाल पहुंचे। वो राहत शिविरों का दौरा करना चाहते थे, जहां हिंसा से प्रभावित लोगों को रखा गया है। राहुल गांधी इम्फाल से राहत शिविरों के दौरे के लिए चूड़ाचांदपुर के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन विष्णुपुर के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को क्या रोका कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा काट दिया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और धरना देने लगे। इस दौरान महिलाएं सड़क पर बैठ गई, मणिपुर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सड़क के रास्ते चूड़ाचांदपुर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस को डर था कि इस दौरान हिंसा की वारदात हो सकती है, लिहाजा मणिपुर पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी। यही नहीं, मणिपुर पुलिस ने राहुल गांधी से अपील भी की कि वो सड़क मार्ग से न जाकर हेलीकॉप्टर के जरिए चूड़ाचांदपुर चले जाएं। पुलिस ने इसके पीछे की वजह भी बताई। नाउ आर्म्स सोफिस्टिकेटेड भी आने लगे हैं, यूज करने लगे थे एक स्टेज, देन अनदर स्टेज आईडी इवन स्टार्ट्स बीइंग ब्लास्टेड अलोंग द तिदिम रोड just a few days back, and seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP from proceeding further, rather take action, rather go to Churchandpur, the destination by helicopter. That's it. लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस ने उन्हें बहुत समझाया, मौजूदा हालात के बारे में बताया, तब जाकर राहुल गांधी माने और इम्फाल लौट गए। इसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर के लिए रवाना हुए, जहां हिंसा प्रभावित लोग राहत शिविरों में ठहराए गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने पर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने इसे तानाशाही करार दिया और बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर बीजेपी की डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ने की जहमत नहीं उठाई है। उन्होंने राज्य को अपने हाल पर छोड़ दिया है। अब उनकी डबल इंजन वाली विनाशकारी सरकारें राहुल गांधी की दयालु पहुंच को रोकने के लिए निरंकुश तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक मानदंडों को तोड़ता है। तो वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने के लिए बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। ऑब्वियसली उनके पास ऊपर से फोन आता है, उनके पास तानाशाहों का फोन आता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। वो जैसे भी जाएंगे, वो जाएंगे जरूर। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने बार बार सरकार को तानाशाह और राहुल गांधी को मोहब्बत का पैगाम देने वाला नेता कहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी को किसी ने नहीं रोका। वहां के स्थानीय संगठनों ने राहुल के दौरे का विरोध किया। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी के मणिपुर जाने से पहले वहां की ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन और कई सिविल सोसाइटीज ने आह्वान किया था कि वो यहाँ न आए, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़े रहे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं, वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होके जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। बीजेपी ने कहा कि लोग सड़कों पर राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि गो बैक के नारे लगाते हुए उतरे थे। लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। बीजेपी की माने तो मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के दौरे से एक बार फिर हिंसा की आग भड़क सकती है। अब आगजनी नहीं है, अब गोली नहीं चल रही है, लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं। वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल के आखिर में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। और यही वजह रही कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास में इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे।
माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल पर बात हुई। इसमें चुनावी राज्यों जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बड़ा बदलाव हो सकता है। इन राज्यों में कुछ लोगों को सरकार में लाया जा सकता है तो कुछ मंत्रियों को बेहतर कामकाज के लिए संगठन में भेजा जा सकता है। इस बदलाव को मानसून सत्र के पहले किए जाने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक से पहले 5, 6 और 7 जून को अमित शाह ने जेपी नड्डा, बीएल संतोष और आरएसएस के एक शीर्ष पदाधिकारी अरुण कुमार के साथ एक बैठक की थी, जिसमें तय हुई चुनावी रणनीति को पीएम के सामने रखा गया था, जिस पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस रणनीति पर अपनी मुहर लगा दी। माना जा रहा है कि पार्टी में कई नेताओं को संगठन में भेजकर उन्हें चुनावी कार्यों में लगाया जा सकता है, ताकि चुनावी राज्यों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके लिए उन नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है जो पहले बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं और इसे देखते हुए चुनावी राज्यों में उन्हें बतौर चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों में अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। साथ ही बिहार में बढ़ी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए वहां भी कुछ नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जा सकती है। ये भी खबर है कि तेलंगाना में पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी को देखते हुए वहां भी कुछ बदलाव कर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की जा सकती है। बीजेपी की इस चुनावी रणनीति के पीछे की वजह कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में आए चुनाव परिणामों को माना जा रहा है। लोकसभा 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब संगठन को भी मजबूत करने में जुटी है। पीएम आवास पर हुई बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि पार्टी और सरकार में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यही वजह है कि सोमवार 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की नजर लोकसभा की उन 160 सीटों पर है जहां वो खुद को कमजोर मानती है। इसके लिए उन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जो चुनावी राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं। बीजेपी विपक्षी दलों से निपटने के लिए एनडीए से अलग हो चुके अपने पुराने साथियों को भी साथ लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और किसान आंदोलन के समय अलग हुई अकाली दल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में वापस शामिल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में भी बड़े स्तर पर परिवर्तन की आहट है, जिसमें कई मंत्रियों के नाम नेगेटिव सूची के शामिल हैं। इन्हें मंत्री पद से हटाकर संगठन के काम में लगाया जा सकता है और इनकी जगह नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना से नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी में 3 महासचिव और 4 नए सचिव बनाए जाने की भी खबरें मिल रही हैं। साथ ही पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को भी ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में कोई कमी नहीं रखना चाहती। ये भी खबर है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री के यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर दिए बयान पर भी चर्चा हुई। जो हाल ही में भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा था कि वो यूसीसी पर लोगों को भड़का रही है, जिसके बाद इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से कहा कि वो इस पर सोच समझकर कदम उठाए। मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। वहीं महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर अल्लाह से दुआ करते हुए कहा कि मुश्किल दौर में फंसे जम्मू कश्मीर को मुसीबत से निकालें। जिस मुश्किलात में जम्मू कश्मीर इस वक्त फंसा हुआ है, इस मुश्किल दौर से हमें बाइज्जत तरीके से बाहर निकालें। पीएम मोदी के यूसीसी पर बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बैठक हुई, जिसमें जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर बनाए गए लॉ कमीशन पर उन्हें यकीन नहीं और एक विशेष संप्रदाय को ध्यान में रखकर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना मदनी ने पीएम मोदी के बयान पर भी नाराजगी जताई। हम इसको अल्लाह चाहेगा तो नहीं जानेंगे। यूसीसी के मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो देश का हित नहीं चाहते। चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, ओवैसी हो, ये लोग मुसलमानों का वोट लेने वाले लोग हैं। मुसलमानों को इससे कोई तकलीफ नहीं है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि यूसीसी किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी धर्म से जुड़े लोगों के लिए है। लिहाजा देश में समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं होना चाहिए। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जब देश में आपराधिक और व्यावसायिक जैसे कानून एक हैं, तो इस पर विवाद क्यों? विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अब 1400 साल पहले वाली स्थिति नहीं है और शादी तलाक के नियम भी सभी के लिए एक होने चाहिए। जैसे कानून बनाकर सती प्रथा समाप्त की, कानून बनाकर बाल विवाह समाप्त किया, वैसे ही एक ऐसा कानून जिसमें न्यूनतम अच्छी बातें सबके लिए आवश्यक हों, ऐसा बनना चाहिए। यूसीसी के मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी कहा कि मुद्दा जनता के बीच में है और कुछ दिनों में सब साफ हो जाएगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया
ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने यूसीसी के मुद्दे को बीजेपी का सियासी एजेंडा कहा। जी न्यूज़।